इस वीडियो में मैं आपकी अना मैम आपके लिए एक और चैप्टर लेकर आई है जो कि बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा खत्म करेंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे ही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें करेंगे कि भाई ये जो नाम है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या है, हर एक वर्ड का मतलब समझेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा चर क्या होता है। ठीक है, चर क्या होता है आपका, चर जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका मतलब होता है मैम इसकी जो मान है वो बदलता रहता है, इसका जो मान है वो बदलता रहता है। अब ये जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ अल्फाबेट जैसे कि आपका एक्स हो गया है, वाई, जेड हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, एस हो गया, ये सारे के सारे बेटा आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग क्वेश्चन में एक्स का जो मान है वो अलग अलग आ रहा होता है, कहीं एक आ रहा होता है, कहीं -1 आ रहा होता है। तो ये जो मान है अगर बदलता रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चर कह देते हैं। एक आपका कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वो होता है जो कि आपकी फिक्स रहता है। जैसे कि जितने भी आपकी संख्याएं होती हैं, जैसे 1 हो गया, -n, जितनी भी संख्या है वो आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है। भाई उसका मान एक बात बताओ 3 है, भाई क्या 3 का मान कभी बदल सकता है? पहले भी पास्ट में भी आपका 3 था, अब भी 3 है और आगे आने वाले टाइम में भी 3 ही रहने वाला है, वो कभी बदलेगा नहीं। ऐसी अगर मैं -1 की बात करती हूँ तो -1 आपका -1 ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। समझ आ रही है? तो चर का जो मान है वो बदलता रहता है। एक्स की कुछ मान आ रहा होता है, वाई का कुछ मान आ रहा होता है, ठीक है, जेड का अलग मान आ रहा होता है, टी का अलग मान आ रहा होता है, सिर्फ यही होते हैं। ABC वो आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करती हूँ आपकी रेखिक की। ठीक है, अब मैम ये रेखिक क्या होता है, रेखिक की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, रेखिक क्या होता है बेटा आपका, सबसे पहले आप घात समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं मैम, घात समझते हैं कि मैम घात क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको क्या बताती हूँ, रेखिक बताती हूँ। घात जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, ये भाई सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। अब ये जो होती है ना, पहली बात तो आपकी किस में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी कैसी संख्या होती है बेटा, आपकी पूर्ण संख्या होती है ना, यही होती है। अब क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने आपके पास एक चीज लिखी है, x² है, प्लस का 3x है, प्लस का 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे घात पूछती हूँ तो सबसे बड़ी घात आपकी 2 है, तो दिस इज योर आपकी घात हो जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके पास रेखिक भी होती है, द्विघात होती है, त्रिघात होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीजें आपकी होती हैं। अब मैम जैसे कि मैंने बोला रेखिक क्या होता है, रेखिक वो होता है जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेखिक कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख देती हूँ, जैसे आपका लिखा मैंने 3x - का 4, दिस इज योर रेखिक, ये आपका क्या है, रेखिक है। मैंने लिखा 4x - का 2y प्लस का 5 बराबर का 0। ठीक है, दोनों की जो घात है वो मैम कितनी है, 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा। समीकरण यार 0 के अगर हम इसको बराबर कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगी, रेखिक समीकरण कहलाएगी। लेकिन कहने वाली बात ये है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो दो चरों वाले, कितने चर वाले बेटा, 2 चर वालों की बात करेंगे, जो कि आपकी रेखिक होगी, समीकरण होंगी और युग्म होंगी, मतलब 2 होंगे, पेयर होंगे उसके। अच्छा मैम किस तरीके से दिखती हैं वो बता दो आप जरा मुझे, आ जाओ। अगर मैं बात करूं a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर का 0। ठीक है, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण ये a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर का मैम 0। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2 और c2, ये सारी की सारी आपकी संख्याएं होने वाली हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पे आपको x और y नजर आ रहा है वो आपकी क्या होने वाले हैं, चर होने वाले। अगर मैं इनकी घात के बारे में बात करती हूँ तो मैम घात कितनी नजर आ रही है, एक ही नजर आ रही है सबकी, तो ये इसलिए क्या कहलाएंगे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्योंकि बेटा ये 2 आपकी समीकरण है, तो इसी प्रकार आपकी दिखती है। अच्छा मैम ये तो a1 b1 की फॉर्म में हो गया, जरा आप वास्तविक संख्या की फॉर्म में भी लिख के दिखा दो इन्हें। हाँ जो लिख के दिखा देते हैं किस तरीके से रियल लाइफ में दिखती है। 3x - का 4y प्लस का 5 बराबर 0, 4x - का 7y प्लस का 11 बराबर का 0, इस तरीके से ये दिखती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं मैम यहाँ पे a1 कितना है, तो आप क्या बताओगे मुझे, आप क्या बताओगे मैम, जो पहली वाली समीकरण है जो उसके x के आगे जो संख्या है उसी को तो हम a1 कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो भाई A1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा A1 B1 C1 क्या है, ठीक है। तो अभी से यही से हम अपना कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक जो है बिल्ड करते चल रहे हैं ताकि आपको आगे जो है आने वाली चीजों में दिक्कत ना आए। बिल्कुल भी आते हैं बेटा। B1 की अगर मैं बात करती हूँ तो y के आगे आने वाली संख्या सिर्फ संख्या नहीं साइन भी आएगा, ठीक है, साइन भी आएगा -4। C1 कितना है 5 है। A2 की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 है। B2 की अगर मैं बात करती हूँ तो -7 है। C2 की अगर मैं बात करती हूँ तो 11 है। क्लियर हो गई? तो भाई ये आपको समझ आ गया है क्या चैप्टर का नाम था, क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, दो चरों वाले रेखीय समीकरण योग किस तरीके से आपकी दिखती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास x और y का मान निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो आपका ग्राफिकल जो आपकी ग्राफ द्वारा बनाया जाता है, आलेखीय विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, मतलब बीजीयकरण विधि होती है, जिसमें आपके पास दो मेथड आते हैं। सबसे पहला आता है विलोपन विधि एंड दूसरा प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों से ही मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी किस तरीके से भाई x और y का मान निकालते हैं, है ना। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले हम उनकी लाइंस को समझ लेते हैं। आ जाओ, देखो पहले हम वो जो आपका आलेखीय विधि है उस पर जो क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। पहले उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे है क्या। आपके पास तीन तरीके की लाइन होती है। जब भी हम ग्राफ पे बनाने जाते हैं, आलेखीय ग्राफ पे बनाने जाते हैं तो आपके पास तीन तरीके की लाइन बनती है। तीन तरीके की लाइन कौन कौन सी होती है? सबसे पहली जो होती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है, दूसरी रेखा जो होती है संपाती रेखा, तीसरी जो होती है वो समांतर रेखा, ठीक है। ये तीन तरीके की लाइन बनती है। अब हर बार तो हम ये नहीं करेंगे ना कि भाई हम ग्राफ पे बना के देख रहे हैं, भाई इतना लंबा प्रोसेस होता है। आपने तो सीखा ही होगा 9th क्लास में किस तरीके से हम पहले हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालते हैं, एक्स की वैल्यू रख के वाई का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। दो तो कम से कम निकालने ही होते थे। फिर हम ग्राफ बना रहे हैं, उस पर हम प्लॉट कर रहे हैं, बहुत झंझटबाजी है वो। लेकिन उसके अलावा हमने शॉर्ट मेथड निकाला है जो कि आपका इस तरीके से है। किस तरीके से कि हम बिना ग्राफ पे बनाए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी प्रतिच्छेद रेखा होगी, कौन सी समांतर रेखा होगी, कौन सी संपाती रेखा होगी, है ना। अब उसके बारे में हम समझते हैं। आज जैसे कि मैंने बताया पहली जो है वो कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेद। अब मैम प्रतिच्छेद वाली रेखा कौन सी होती है? प्रतिच्छेद वाली रेखा कौन सी होती है वो भी बता दो। चलो पहले मैं लिख देती हूँ। प्रतिच्छेद रेखा वो होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे मिलती है, ऐसी रेखा जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट पे आके मिल रही है, एक बिंदु पे आके मिल रही है, प्रतिच्छेद रेखा है। अब मैम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रतिच्छेद रेखा है? अभी हमने दो समीकरण देखी कि नहीं देखी? यस मैम देखिए। तो हम देखते हैं कि उसका A1/A2 रखे कि बराबर आ रहा है कि B1/B2 के नहीं। अगर बराबर नहीं आता तो वी कैन से कि वो कैसी रेखा हो जाएंगे? प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएंगी। अब मैम इसके हल कितने होते हैं? अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, कितने बिंदु पे मिल रही हैं? मैम सिर्फ एक बिंदु पे मिल रही है। तो भाई कितने हल हो गए? मैम एक ही तो हल हुआ, तो बस यहाँ पे लिख देंगे एक हल, ठीक है। कितने हल हो गए भाई? एक आपका इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा, अब नेक्स्ट रेखा पे आते हैं। सेकंड वाली जो रेखा होती है समांतर रेखा। मैम समांतर रेखा पैरेलल लाइंस जो भाई कभी मीट करती ही नहीं है, जो कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास की कंडीशन क्या होगी मैम? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बट नॉट बराबर C1/C2। क्या ये कभी मिलती है? मैम नहीं। तो हल कितने होंगे? एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी मैम कौन सी होती है? संपाती रेखा, ठीक है। संपाती रेखा कौन सी होती है? एक रेखा बन गई, ठीक है, पहली समीकरण की वाली रेखा, और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जा रही है, ठीक है। एक रेखा के ऊपर एक रेखा। तो भाई कैसे पता लगाएंगे कि तीनों बराबर होते हैं? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। अच्छा ये बताओ मुझे इसके हल कितने होंगे? हर बिंदु पे मिल रही है यार, हर बिंदु पे मिल रही है तो अनेक हल। क्या बेटा? अनेक हल हो जाएंगे इसकी, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक असंगत और संगत भी आता है मैम। वो क्या होता है मैम? संगत होता है जिसके हल होते हैं, ऐसी रेखा जिसके हल होते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी रेखा है जिसके हल है मैम? एक तो संपाती रेखा है और एक आपकी प्रतिच्छेद रेखा है। तो ये दोनों संगत हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे, ठीक है। इनका एक और नाम हो गया, क्या हो गया? संगत।
इसको भी हम क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अब असंगत क्या होता है, जिसका एक भी हल नहीं होता। किसका एक भी हल नहीं है, इसका एक भी हल नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे, असंगत कहते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करो इन सारी बातों को। यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से आपको लिख के दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो जो मैंने आपको बताया नीचे वाला पार्ट, बस इसको ध्यान में रखो एंड दैट्स इट। और इस पर क्वेश्चन आता है, गारंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाते हैं किस तरीके से आता है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या बोल रखा है मैम कि P के किस मान के लिए रेखक समीकरण आपके पास दे रखी है, तो आपको बताना है अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब है कि मैम केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, इसको भी लिख लेना वहीं पर ही। इसका मतलब क्या होता है, केवल एक हल। ठीक है, मतलब कौन सी रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेद रेखा हो गई। ठीक है, अब आते हैं यार, क्या है P+2 इंटू में x, ठीक है, माइनस का 2p+1 इंटू में y बराबर 3 2p माइनस का 1। ठीक है, दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 7। मैम केवल एक हल के लिए क्या कंडीशन थी, प्रतिच्छेद रेखा की क्या कंडीशन थी, बताओ जरा मुझे। a1/a2 मैम बराबर नहीं था b1/b2, क्या यही था कि नहीं था, बिल्कुल सही है। चलो भाई अब इसमें मान रख देते हैं, क्या है p+2, ये आ गया 2 बराबर नहीं है ये -2p माइनस का 1। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगी। यस, या अगर गुणा नहीं करना चाहते तो भैया ये माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, अब इनको इधर उधर कर दो। नॉट इक्वल का साइन लगे रहा है ना, कभी उसको इक्वल बना दो। ठीक है, ये बहुत बच्चे करते हैं, ये आप गलती नहीं करना है। 3 दूनी 6, 2 2 4, ये आ गया 2, इसको इधर इसको इधर। ठीक है, ये आ गया मैम 5, ये आ गया p। अब मैम p का मान क्या नहीं होगा, 5 के अलावा सब हो सकते हैं, 5 के अलावा सब हो सकते हैं। नॉट इक्वल बार बार रिपीट कर रही हूँ, नॉट इक्वल का साइन आएगा, इक्वल मत लगा देना, बराबर नहीं लगाना, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, तो बस सीधा आपका क्वेश्चन, p के अलावा सारी वैल्यूज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, मैम युग्म असंगत है। भाई अलग अलग तरीके से यहाँ पे वर्ड्स दे सकते हैं। देखो ये वो भी दे सकता था कि मैम समांतर रेखा हो सकती है, या क्या बोल सकता था कि जिसके एक भी हल नहीं होते। ठीक है, या उसने क्या लिख दिया, असंगत लिख दिया। मतलब तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन है तो वही, कंडीशन तो वही है, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट बराबर c1/c2। ठीक है, तो बस नाम अलग अलग तरीके से ही पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि रेखा क्या होती है, संगत असंगत है और इसके हल कितने हैं। यस, चलो भाई, असंगत है तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी रेखा हो गई, समांतर रेखा हो गई। ठीक है, कौन सी रेखा हो गई, समांतर। तो बेटा कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बट नॉट बराबर c1/c2। क्या दे रखी है, kx प्लस का 3y बराबर k माइनस का 3, 12x प्लस ky बराबर k, है ना, वैल्यूज रख दो, बराबर 3/k बट नॉट बराबर k माइनस का 3/k। बस इन दोनों को ले लो जो बराबर है, ये ऊपर चला जाएगा k², ये 3 इंटू में 12 36, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या आ गई आपकी 6, तो दिस इज योर k का मान। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो भाई, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट मैम आपसे क्या कहता है, एक सेकेंड दे दो। अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि और प्रस्थापन विधि, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब पहले मैं आपको बताने वाली हूँ प्रस्थापन विधि। प्रस्थापन विधि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा क्वेश्चन ले लेते हैं, या हम अपने पास से ही ले लें, आ जाओ ये वाला ही ले लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसको मैं आपको किससे बताऊं, प्रस्थापन विधि से बताऊं या विलोपन विधि। अगर हमको प्रस्थापन विधि चाहिए तो हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर है 1। ठीक है, x प्लस का y है बराबर आपका 2 है। दो समीकरण दे रखी हैं, जैसे मैंने बोला एक प्रस्थापन विधि होती है और एक कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि होती है। तो हम पहले प्रस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सीखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भाई, कि एक की जगह दूसरी वैल्यू रख देनी है, मतलब दूसरा मान रख देना है। अब कहने का मतलब ये होता है कि कोई सी भी समीकरण उठाओ, ठीक है, कोई सी भी समीकरण उठाओ, उसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लो। ठीक है, मुझे ना दूसरी वाली थोड़ी सिंपल सी नजर आ रही है तो मैं वहां से निकाल लेती हूँ x का मान।
प्लस का y है, उधर जाके माइनस का y हो जाएगा। तो बेटा ये आपका x का मान आ गया है। अब इसमें जो आपने दूसरी वाली में से निकाला, अब जिसमें से निकाला उसमें नहीं रखना, उसकी दूसरी वाली समीकरण में रखना है। मतलब इसको यहाँ पे पुट कर दो x की जगह, ये आ जाएगा 2 माइनस वाई, ये आ जाएगा 3y प्लस का y। बस x की जगह हमने इसको उठा के रख दिया, वरना सब कुछ सेम है यार। ठीक है, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, ये आ गया 1 प्लस का 4 उधर के माइनस, ये 3y में से ये आ जाएगा 1 माइनस 4, y का मान कितना आ गया माइनस का 3। अब अगर x का मान निकालना है तो यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा 2, एक इसका माइनस एक उसका माइनस, तो ये आ गया प्लस का 3। तो बेटा x का मान जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। तो बस ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। समझ आई कि एक समीकरण में से कोई सा भी चर निकाल लो, कोई सा भी चर निकाल लो, चाहे वो आपका x हो चाहे आपका y हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जो कि आपको निकालना चाहो। अब जिसमें से निकाला उसकी दूसरी वाली समीकरण में मान रखो, उससे आपका एक चर आ जाएगा, फिर दूसरे चर का मान निकालो। विलोपन विधि बता दो इसी क्वेश्चन से, है ना। हाँ जो विलोपन विधि बताती हो, चलो अगले वाले क्वेश्चन से बताती हूँ विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। वैसे यहाँ पे बोला नहीं जाता है कि आपको विलोपन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि से करना है, वो आपकी मर्जी होती है जिससे भी आप सॉल्व करना चाहो, ठीक है। अब आते हैं आपको करना क्या होता है विलोपन विधि में। देखो यहाँ पे आपके पास 2 समीकरण दे रखी है ना। आपको कोई सा भी अपनी मर्जी से कोई सा भी आपको चर लेना है जो आपका मन करे, फिर से x और y में से कोई सा भी उठा सकते हो। अब x के आगे मान लेते हैं आपने y लिया, तो y के जो आगे संख्या है दोनों समीकरण में उसको आपको सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो। तो मैं काम करती हूँ y वाला ले लेती हूँ, ठीक है, y वाला ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे अब सेम कैसे बनाएंगे, सेम कैसे बनाएंगे। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है 2 है, तो नीचे वाली समीकरण में मैं 2 से गुणा करूंगी। यहाँ पे 7 है तो ऊपर वाली समीकरण में 7 से गुणा, मतलब ऊपर नीचे इस वाले को इससे और इस वाले को इससे, है ना। चलो कर दो, ये आ जाएगा 7 7 49x, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 8 दूनी 16x, 7 2 14, ये आ गया 30। अब मैंने इसलिए करा है ताकि मुझे साइन चेंज ना करना पड़े। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे प्लस होता, मान लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो प्लस होता तो आपको अब क्या करना पड़ता है, इनका साइन बदलना पड़ता, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ताकि ये कट जाए। अब इसका प्लस साइन ही रहा, अब क्या हो गया माइनस, तो यहाँ से कट जाता, तो यहाँ से कट जाता, ठीक है। लेकिन आपको अब क्यों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये ऑलरेडी कट रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आ गया 5, ये आ गया 65, 65 से 65 गया, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे मुझे 4 समीकरण नजर आ रही हैं, 1 2 3 4, चारों में से किसी में भी रख दो यार, आंसर आ जाएगा। किसी में भी रख दो, किस में रखे मैम, पहली वाली में रख देते हैं क्योंकि मुझे पहली वाली छोटी पोटी सी दिख रही है ना। ये आ गया 7, एक काम करते इसको उधर, इसको उधर, ठीक है। ये आ गया मैम 2 इंटू में 2y, मैम y का मान भी कितना आ गया 1 आ गया, और x का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। बस आपको क्या निकालना था, यही निकालना था। इसके हल ज्ञात करने थे, मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया, प्रतिस्थापन विधि एंड विलोपन विधि, दोनों से ही सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की ना बहुत कम चांसेस होते हैं। प्रतिस्थापन विधि में ना बहुत झंझट रहता है, अगर मान लो बड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई ना तो बहुत दिक्कत दे जाता है, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। तो मेरा ही मानना यही है कि आप लोग भी विलोपन विधि से करो तो वो सही रहता है, ठीक है। चलो भाई अब आ जाते हैं आगे। अब हम करते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं, ठीक है। बहुत सारी करेंगे तो यार एंड तक बने रहना है और बिल्कुल ही बोर नहीं हो रहा है, मजेदार से क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले आपका आयु वाला है 3 वर्ष पहले। अब एक बात और सुनो, अगर पहले बोला जाता तो पहले करेंगे, माइनस करेंगे, अगर बाद बोला जाता तो प्लस कर देंगे, है ना। क्या बोला गया, 3 वर्ष पहले रश्मि की आयु नजमा की आयु के 3 गुना थी। तो एक काम करते हैं ना, पहले रश्मि की आयु को हम क्या मान लेते हैं मैम, x मान लेते हैं, ठीक है। और नजमा की आयु को हम क्या मान लेते हैं मैम, y मान लेते हैं, ठीक है। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले, तो भाई 3 साल दोनों में माइनस कर दो। क्या बोला गया है, रश्मि की आयु नजमा की आयु के 3 गुना है, रश्मि की आयु नजमा की आयु से 3 गुना है। अगर मुझे इक्वल बैलेंस करना है तो मैं 3 की गुणा कहाँ करूंगी, नजमा की तरफ करूंगी, उल्टी साइड हमेशा गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी गुणा कर दो, 3 3 9, इसको इधर ले आओ, ठीक है। x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6,
मैम पहली समीकरण इस तरीके से कुछ नजर आ गई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे क्या बोल रखा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 साल बाद। 10 साल बाद है भाई, 10 साल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने गुना दे रखा है, दुगनी दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ नजर आ गया। इधर इधर उधर उधर कर दो भाई, दोनों को ले लो, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 6। अच्छा एक बात बताओ, x के आगे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो भाई सेम बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेम है। बस क्या कर दोगे, साइन बदल दो। क्या बदल दो भैया, साइन बदल दो। माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कितना आ गया y, मैम ये 16 हो जाएगा। x y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। किसी भी समीकरण में उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें रख देते हैं। क्या बोल रखा है, x माइनस का 2 इंटू में 16 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये आ जाएगा 16 इंटू में 2 32, माइनस का है उधर जो कि प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना, 42। तो भाई x का मान जो है 42 आ गया है, y का मान कितना आ गया है, 16 आ गया है। अगर सही है ना, देख लो भाई, 3 वर्ष पहले अगर मैं 3 साल माइनस करती हूँ इसमें से, एक बारी मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। 3 3 सा 9 हुआ। ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस, ये माइनस का 6 हो गया, फिर दुगनी हो गई है। ठीक है, ये आ गया आपका 16 16 16 दूनी 32। सही है, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है भाई, 2 अंक वाली संख्या। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ, 2 अंक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अंक वाली संख्या है, दिखती कैसे भाई, 2 अंक वाली संख्या मैम 42 हो गई, 53 हो गया, 99 हो गया, है ना, 10 हो गया, 15 हो गया, सारी की सारी 2 अंक वाली संख्या है। एक बात बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई, एंड दिस इज योर दिहाई। यही होता है ना, ये आपका इकाई होता है, ये आपका दिहाई, ये इकाई ये दिहाई, ये इकाई ये दिहाई, ये इकाई ये दिहाई। अब ये बनती कैसे है, एक बात बताओ जरा। अगर मैं 42 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू में 10 40 प्लस 2 42। अगर मैं 53 को लिखना चाहूँ तो 5 इंटू में 10 और प्लस का 3। ठीक है, अगर मैं 99 को लिखना चाहूँ तो 9 इंटू में 10 और प्लस का 9। मतलब कहना क्या चाह रहे हो मैम, मतलब ये सीक्वेंस जो है कहना क्या चाह रहा है कि मैम ये तो आपकी इकाई है, ठीक है, और ये आपकी दिहाई है। जो आपकी इकाई है उसको हम योग कर रहे हैं, और जो दिहाई है उसकी 10 से गुणा। जो इकाई है वो प्लस में लिखा जा रहा है, तो दिहाई है उसका 10 से गुणा। जो इकाई है वो प्लस में लिखा जा रहा है, जो दिहाई है उसकी 10 से गुणा। अब इसका यूज कहाँ है, मुझे नहीं पता कि 2 अंक वाली संख्या कौन सी है, क्या इकाई है उसकी, क्या दिहाई है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके पास एक संख्या लेती हूँ जिसकी जो बेटा दिहाई है या जो इकाई है, अरे ठीक है, जो आपकी इकाई, कैसे बनाते हैं भाई, जो आपकी इकाई है उसको मैं x मान लेती हूँ, और जो आपकी दिहाई है, ठीक है, उसको मैं क्या मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ। मतलब जो संख्या बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, या नहीं रुक जाओ ना, इकाई को हम y मानते हैं और दिहाई को हम x मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है। अब अगर मुझे इस पैटर्न में लिखना है इसको, तो मैं कैसे लिखूंगी, जरा मुझे बताओगे कि मैम जो आपकी इकाई है उसको तो प्लस में लिख रहे हैं, और जो दिहाई है उसकी 10 से गुणा कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये 10x प्लस y कर रहे हैं, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। हमने देख लिया किस तरीके से इसको लिखते हैं। अब कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि मैं आपके 2 तरह की संख्या, 2 अंक की संख्या है कि इकाई का अंक उसकी दिहाई से 5 कम है, उसकी दिहाई से 5 कम है। मतलब इकाई का जो अंक है वो उसकी दिहाई से 5 कम है। 5 क्या है उसकी, कम है, इकाई के अंक से 5 कम है। ठीक है, मतलब पहली समीकरण ये आपकी बन गई है। आगे क्या बोल रखा है, जो आपके अंक है, दोनों अंक, मतलब x और y 2 अंक है, ठीक है, उनका जो गुणनफल दे रखा है वो मैम 36 दे रखा है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, मतलब आंसर नहीं, मतलब समीकरण बन गई है। इसको इसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1 सेकेंड ना, इकाई का अंक दिहाई से कम है ना, तो ये इस तरीके से आएगा ना। क्या कर रहे हो मैम आप, क्या 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 क्या, y की फॉर्म में क्या था हमारा, x y इंटू में 36 है ना, सही तो है। ठीक है, ऐसे आएगा। चलो भाई, अब x का मान क्या है, y माइनस 5 है, इसमें रख दो। ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है इकाई का जो अंक है वो दिहाई से कितना कम है, 5 कम है। ठीक है, चलो अब इसमें रख देते हैं इसको। वैसे इसका कोई यूज नहीं आएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है,
बराबर कितना चल रहा है, माइनस का 36, ये इसकी इससे गुणा y² ये आ जाएगा 5y प्लस का 36 इधर आके माइनस 36, कुछ नहीं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ और अपना आंसर निकाल लो। ऐसी दो संख्या जो गुणा करके 36 आ जाए प्लस माइनस करके 5 आ जाए, तो मैम 9 और 4 हो सकती है, माइनस का 36 बराबर 0, है ना। इन दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या y माइनस 9, यहाँ से उभयनिष्ठ संख्या 4, ये आ जाएगा y माइनस का 9 बराबर 0, तो y प्लस 4 को ले लेंगे और y माइनस 9 को ले लेंगे, है ना, बराबर 0। तो एक बार -4 आ गया है और एक बार कितना आ गया, 9 आ गया है, ठीक है। तो हम नेगेटिव में नहीं लेते, हम पॉजिटिव में हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास y जो है आपका कितना आ गया, 9 आ गया है। अगर y 9 आ गया है तो बेटा x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। तो बेटा जो आपकी संख्या है वो कितनी बन गई, 49 बन गई है। कितनी बन गई है, 49 बन गई है। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको क्या बताना था, वो संख्या ज्ञात करनी थी, वो संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला, आलेखी विधि द्वारा निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। आलेखी विधि द्वारा देखो कैसे करना है, आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, 3x प्लस वाई प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, ये आपका x है, ये आपका y है। एक काम करेंगे, x का मान एक बार 0, x का अगर मान 0 रखते हैं तो y का मान -4 आएगा। y का अगर मैं मान 0 रखती हूँ, है ना, y का मान अगर 0 रखते हैं पाए, ये आ जाएगा -4/3, -4/3 है, तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट माइनस का आएगा ना, माइनस का 1 पॉइंट ये आ जाएगा 33 9, माइनस का 1.33 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब अच्छा, अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या बोल रखा है, 3x माइनस का y प्लस का 2 बराबर का 0, है ना। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, बस 2 ले लेना, 2 से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। x का मान अगर 0 लेती हूँ तो y का मान 2 आ जाएगा। अगर इसका मान मैं 0 रखती हूँ, y का मान अगर मैं 0 रखती हूँ तो x का मान कैसा नजर आएगा, माइनस का 2, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ये रुक जाओ ना, कुछ और ले लेते हैं, ज़रूरी थोड़ी है 0 लेना, है ना, ज़रूरी थोड़ी है, क्योंकि वैसे वैसे कुछ आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, x का मान क्या रखें, -1 नहीं रखते हैं, क्या रखें, -2 रख के देख ले क्या, 3 -2, ठीक है। ये आ गया आपका y का मान रख रहे हैं ना, y का मान रख रहे हैं, y का मान। तो y का मान अगर मुझे कुछ रखना है, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जिससे मेरा पॉइंट में कुछ ना आया, है ना। ऐसा कुछ हम रख सकते हैं, ये 0 रख ले। अगर मैं 4 रखती हूँ, 4 से कुछ नहीं होगा। अगर मैं कितना रखती हूँ, माइनस है ना, 7 में से 2 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5 बचते हैं ना, फायदा नहीं होगा। 4 में से 3 में से -3 और 2, चलो यार 0 रख लेते, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे कुछ रखने का, ठीक है। 3x बराबर -2, यह आ जाएगा -2/3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, क्या आएगा, 0.3 समथिंग कुछ देख लेते हैं, है ना। चलो अब आते हैं भाई ग्राफ पे, अब आते हैं हम ग्राफ पे, आ जाओ। यहाँ पे हमने ऐसा ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, ऐसा ऐसा हमने कुछ बनाया। ये आपकी पता है, आपको x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है ना, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। कितना कितना पहुंच रहा है भाई, 4 तक पहुंच रहा है, ज़्यादा कुछ पहुंच नहीं रहा है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और मैम 4 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया और -4 आ गया। -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया और -4 आ गया, ठीक है। चलो भाई अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। x का मान 0, y का मान -4, x का मान 0, y का -4, ये रहा आपका, है ना। आगे क्या बोल रखा है, x का मान -1.3 है, -1.3 कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। इनको हम कर देते हैं ज्वाइंट, इनको हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे 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 कुछ, ठीक है, हो गया अभी ज्वाइंट। आ जाते हैं अपनी दूसरी वाली लाइन पे, दूसरी वाली रेखा पे आ जाते हैं। क्या बोलता है, x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2, तो मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, और x का मान -0.3 समथिंग आएगा, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। इसको भी कर लेते हैं भाई ज्वाइंट, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये रेखा बन गई है, मतलब यहाँ पे कहीं आपका हल मिल रहा है, मतलब ये कौन सी रेखा आ रही है बेटा, आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आपकी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं देखो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे
क्योंकि हमने मेजरमेंट से नहीं करा है। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी यहाँ पे मिलने वाली है। मुझे लग रहा है -2 और -1 की मिलने वाली है, देख लेना उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही मेजरमेंट नहीं है। आप इसको ना ग्राफ पे बना के देखना, आपको यहीं से आपका हल पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ही बनती है, और कोशिश करना कि x का मान एक बार 0, y का मान एक बार 0, ऐसे ही आपको सही वैल्यूज भी पता चल जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरीके से ये बनता है, क्लियर है। और ये जो आपका जो आंसर आएगा ना वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सारे के सारे, ठीक है, कि क्या आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, तारा ने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए जबकि प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिला तथा गलत उत्तर पे 1 अंक कट जाता है। मतलब जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वैसे यहाँ पे सीन बोल रखा है। उसने 40 अंक प्राप्त किए, अगर मान लो एक उसने जो आंसर है उसने अगर सही करती है तो उसको 3 अंक प्राप्त होते हैं। अगर मान लेते हैं एक जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है तो उसके जो 1 नंबर है वो कट जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार उसके कितने नंबर मिले, उसको 40 नंबर मिल गए। अब करते हैं कि अगर उसको सही उत्तर वो देती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं सही उत्तर के, ठीक है, सही आंसर के, और गलत वाले के हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि अगर वो सही करती है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत करती है तो उसके 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो उसको इसी प्रकार 40 नंबर उसको मिल गए। आगे क्या बोला गया, अब उसको 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर देने पे, और गलत देने पे 2 अंक उसके कट जाते हैं। तो उसको कितने नंबर मिले, 50 नंबर उसके मिल गए। तो बेटा ये दोनों आपकी समीकरण आ गई हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है बाय जिससे भी आपको करना चाहो, ठीक है। बस मुझे x और y का मान आपको बताना है फटाफट से। कहाँ पे बता देंगे आप, कमेंट सेक्शन में। सभी के सभी बच्चों को मुझे आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। सभी के सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में और आंसर आना चाहिए। जब भी मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई जो मैं मेहनत यहाँ पे कर रही हूँ आपके लिए वो वर्थ इट है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की या नहीं कर रहे, जब भी मुझे पता चलेगा। अगर आप आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, सारे के सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बोला क्या है मैंने यहाँ पे कि एक तारा नाम की बंदी है कि सही उत्तर देने पे उसको x नंबर मिले और y के लिए गलत, ठीक है, गलत के लिए y हो गया। तो भाई जब वो जितने सही उत्तर देती है उसको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है, और जितने वो गलत देती है उसका 1 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। उसको इसी प्रकार 40 नंबर मिले, ठीक है। सही उत्तर देने पे उसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 अंक, और गलत उत्तर देने पे उसको कितने नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार उसके 50 नंबर उसके बन रहे हैं। तो ये आपकी दोनों समीकरण आ गई, पहली एरी, दूसरी एरी, x और y का मान निकाल देना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 व्यक्ति हैं जिनकी मासिक आय मतलब जो इनकम है वो इस प्रकार दे रखी है। मान लेते हैं 2 बंदे हैं, ठीक है, उनकी जो आय है, ठीक है, उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, सही है, ठीक है। अब जो अनुपात में दे रखा है काम करते हैं, 9x कर देते हैं और b को हम क्या कर देते हैं, 7x कर देते हैं। फिर आगे बोल रखा है उनके जो खर्चे हैं भैया, खर्चे, ठीक है, खर्चों को हम y मान लेते हैं। तो a का जो खर्चा है वो कितना है मैम, 4y हो जाएगा, और b का जो खर्चा है वो 3y हो जाएगा। और जो उनकी बचत हो रही है वो हर महीने वो कितनी बचत कर रहे हैं, 2000 की बचत कर रहे हैं। अच्छा, कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि मैम जितना भी वो कमा रहे हैं, ठीक है, जितने भी उनके खर्चे हैं, ठीक है, अगर वो करते हैं मतलब आय में से खर्चे माइनस कर देते हैं तो उनके पास क्या बचेगी, उनकी बचत बचेगी। इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर सेविंग ही तो होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करती हूँ, ए की बात करते हैं, ए की बेटा आय कितनी है 9x, उसके खर्चे कितने हैं 4y, बचत वो कितना कर रहा है 2000 की, दोनों बचत 2000 की कर रहे हैं, ठीक है, पहली समीकरण। दूसरे की अगर मैं बात करती हूँ तो आय 7x है, खर्चे हैं आपके 3y, बचत कितने की कर रहा है 2000 की कर रहा है। तो ये आपकी दूसरी समीकरण यहाँ पे इस प्रकार बन जाती है। बस इन दोनों को सॉल्व कर देना। x और y का मान कहाँ बताओगे भाई, कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जांच कीजिए कि -4, 3 क्या इन दोनों की रेखाओं पे स्थित है या नहीं है। मतलब 0 देखना है कि हमें कि ये इसके बराबर है या नहीं है। पहले वाली समीकरण, ये आपका x का मान है, y का मान है, रख के देखो जरा, बराबर 0 क्या आना चाहिए, -1 +1। यस मैम, इस पे तो भैया स्थित है क्योंकि 0 आ रहा है, 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है, तो इस पे स्थित है। दूसरी वाली पे देख लेते हैं क्या उस पे स्थित है या नहीं है। नो मैम, इस पे स्थित नहीं नजर आ रहा क्योंकि -1 बराबर 1 नहीं होता, इस पे स्थित नहीं है, लेकिन इस पे स्थित है। बस ये बताना तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा क्या ही आएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई। भैया एक टैक्सी है, अब ना वो टैक्सी जो है वो ना फिक्स चार्ज भी लेती है और किलोमीटर के हिसाब से भी वो चार्ज लेती है। मतलब नियत किराया जो है मान लेते उसको 10 रुपए, वो तो लेगी चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे आपके 2 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 3 किलोमीटर जाओ। लेकिन जो आपके किलोमीटर के, अगर मान लो 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से किराया लेगी। मान लेते 1 किलोमीटर का उसका 5 रुपए, 10 किलोमीटर का कितना हो गया 50। तो 50 + 10 नियत किराया तो ले ही रही है, लेकिन उसके हिसाब से वो किलोमीटर के हिसाब से अलग लेगी। मतलब किराया जो हो गया कितना हो गया 60। अब हमें ये नहीं बोल रखा नियत किराया कितना है और किलोमीटर के हिसाब से किराया कितना, उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो नियत किराया है आपका उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज मान लेते हैं, और किलोमीटर के हिसाब से जो किराया है उसको हम क्या मान लेते हैं, वाई रुपीज। अरे भाई ठीक है, इसको हमने वाई मान लिया। अब एक बंदा है भाई जो कि 10 किलोमीटर जाता है, उसको कितना पे करना पड़ा है, 105। देखो भाई वो नियत किराया तो देगा ही देगा, लेकिन मैम 10 किलोमीटर के हिसाब से भी किराया देगा, तो टोटल जो अमाउंट है वो 105 बन गया। अब 15 किलोमीटर जा रहा है एक बंदा, उसने कितना पे करा, 155। ठीक है, जरा विलोपन विधि लगा दो और काट दो, ये गया, ये आ गया 0, ठीक है, ये आ गया 5, ये 50 आ गया, माइनस से माइनस गया, y का जो मान है वो कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे पुट कर दो और अपना आंसर निकाल लो भाई, यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 10 × में 10 100 हो गया, ये आ गया 105, प्लस का 100 इधर आके -100, तो 105 - 100 तो करोगे तो भैया नियत किराया जो 5 रुपये आ गया, और जो आपका किलोमीटर के हिसाब से किराया है वो कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अजो 25 किलोमीटर के लिए ऐसा कुछ होगा, x का मान 5 है, y का मान 10 है, यह आ गया 250, यह आ गया 255 रुपये। 255 रुपये उसे 25 किलोमीटर जाने के देने पड़ेंगे। बढ़िया इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई, इसे मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। ये स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है या आपका बेसिक में भी पूछा जाता है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। #इम्पॉर्टेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, मैम सुनीता के पास 50 रुपये और 100 रुपये के कुछ नोट हैं। ठीक है भाई, वो कैशियर के पास जाती है जिनका मूल्य 15,500 है। यदि नोटों की कुल संख्या 200 है तो सुनीता के पास 50 और 100 के नोट कितने हुए। एक काम करते हैं, 50 के नोट को हम क्या मान लेते हैं कि उसके पास 50 के नोट कितने हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और 100 के नोट को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। दोनों को मिला के कुल नोट उसके पास कितने हैं मैम, 200 है, 200 ही तो है, यस। ठीक है, दोनों को मिला के नोट की बात कर रही हूँ, पैसे की बात नहीं कर रही, दोनों को मिला के 200 रुपये नोट है। और मैम 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के उसके पास टोटल रुपीज कितने हैं, 15,500 है। ठीक है, 50 कॉमन निकालो यहाँ से, ये आ जाएगा x + 2y बराबर 15,500, 0 से 0 गया, काट दो, 5 या 15, 5 × 5 310 आ गया, है ना, 15,500 ही तो है, यस। तो आपके पास ये दोनों की दोनों समीकरण आ गई है, इनको हल कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसका x और y का मान कितना आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक 40 मिनट, भैया नाव है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। मान लेते हैं ये दिस इज योर आपकी नदी पदी, ठीक है, आपकी नदी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक नाव है, कहाँ गया, यहाँ पे आपके पास एक नाव है, इसमें भैया आप बैठे हुए हैं। ठीक है, अपने दोस्त के साथ बैठे हैं या दोस्त के साथ, जो भी लड़की लड़का जो भी है वो आपकी। ठीक है, अब भाई ऑब्वियसली बात है, देखो पानी नीचे की तरफ है, स्लाइड जो है वो नीचे की तरफ है, तो भाई पानी तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नाव की जो आपकी स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, सॉरी नाव की नहीं, जो पानी की स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, और नाव की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, मतलब जो गति है उसको हम y मान लेते हैं। अगर मान लो पानी तो नीचे ही जाएगा, लेकिन आप भी उसके साथ नीचे नीचे जा रहे हैं, मतलब नाव भी नीचे नीचे जा रही है, तो वो कहलाता है आपका डाउनस्ट्रीम। उस केस में जो दोनों की गति होती है वो दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अब पानी जो है वो नीचे जा रहा है और आप जा रहे हैं ऊपर, तो भैया वो अपस्ट्रीम वाला केस होता है, उसमें हम दोनों की गति को माइनस करते हैं। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? यस। अब देखो क्या कहा जाता है, मैम कहा कुछ नहीं जाता है, बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं
कि मैम एक नाविक है 40 मिनट में किसी धारा के अनुकूल जाती है, मतलब धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ जा रही है, ठीक है। 40 मिनट है, 8 किलोमीटर है भैया, जो आपकी दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर दे रखी है, और समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 40 मिनट दे रखा है, ठीक है, 40 मिनट दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि 1 घंटे में वापस आते हैं, वापस आते हैं मतलब अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, दूरी तो वही रहने वाली है, बस समय 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो आपको नाविक की गति और धारा की गति बतानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, दोनों को एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है, और वाई वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, पहले मैं क्या करती हूँ, एक्स प्लस वाई वाला देखती हूँ। एक बात बताओ, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता, दूरी अपॉन में समय, गति का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, क्या मैम, दूरी अपॉन में समय, ठीक है। एक्स प्लस वाई, दूरी कितनी है 8 किलोमीटर, समय कितना है 40, लेकिन मैम किलोमीटर के साथ हमेशा घंटे आते हैं, तो भैया मिनट को अगर मुझे घंटे में करना है तो क्या करूँगी, 60 से डिवाइड, ठीक है। इधर उधर ले जाओ, एक काम करो, इसे कहाँ ले जाओगे, पहले 60 से डिवाइड, या पहले काट दो, है ना, ये कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 होता है, ठीक है, 1/5 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना था, हमें 60 से डिवाइड करना था, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, या हम उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड कर दो, 5 कम 5, ठीक है, कितना कैरी हुआ 1, ये आ जाएगा आपका 2, मतलब 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया, मतलब ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। पहले समीकरण ये बन गई। आगे क्या बोल रखा है, अब भैया वो वापस आ रहे हैं, तो मतलब x माइनस वाई, दूरी आपकी कितनी है 8 है और समय 1 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। दोनों आपके समीकरण आ गए, दोनों को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ए तथा बी सड़क हवाई में 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। भाई देखो, आपके पास दो चीजें हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। क्या बोल रखा है, वो दोनों जो है ए और बी जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ए और बी कितने घंटे बाद जाके मिलते हैं मैम, 15 घंटे बाद जाके मिलते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो गति है, स्पीड जो है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वो 15 घंटे बाद जाके सी पॉइंट में मिलते हैं, किसी पॉइंट तो मिलेंगे, तो हमने इसको सी मान लिया। अब एक बात बताओ, इनकी गति को मैं, ए की गति को मैं क्या मान लेती हूँ, ए की गति को, ए की गति x हो गई है, और b की गति को मैं क्या मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ, ठीक है। किलोमीटर पर आवर चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा, AC की अगर मैं बात करती हूँ तो AC में मैम दो चीजें, AB प्लस में BC, बिल्कुल सही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर पेपर में आया, तो अब जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन है, उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात बताओ जरा मुझे, एक बात बताए, क्या बात बताए मैम, ये प्लस का BC इधर आके माइनस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो AB आ गया, ठीक है। अब जरा मुझे स्पीड का, गति का फॉर्मूला बताओ, गति का फॉर्मूला बताओ। दूरी अपॉन में बेटा कितना होता है, समय होता है कि नहीं होता मैम, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, गति इंटू में टाइम, गति इंटू में समय, है ना, यही आएगा। तो मैम ये जो आपका दे रखा है, ये आपकी दूरी ही तो दे रखी है, ये AB की दूरी है, BC की दूरी है, और ये AC की दूरी है। तो अगर मैं दूरी की जगह गति इंटू में समय लिख दूँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं मैम। तो यहाँ पे S इंटू में टी, S इंटू में टी, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसको हम रख देते हैं 150। अब अगर मैं AC की बात करती हूँ, AC मतलब ए वाली, ठीक है, मतलब ए की दूरी क्या है बेटा, हमें नहीं पता है, लेकिन उसकी जो गति है वो हमें पता है। गति कितनी दे रखी है x, और मैम उनको दोनों को जाने में कितने घंटे लग रहे हैं मैम, 15 घंटे, मतलब समय कितना हो गया 15, ठीक है। अब मैं बी वाले की बात करती हूँ, किसकी, BC, ये बी वाला है, ठीक है, BC उसको दूरी लग रही है। अच्छा, उसकी जो स्पीड है, मतलब जो गति है वो मैम कितनी है, y है, और दूरी उसको 15 घंटे ही लग रहे हैं, बराबर कितना आ गया 150। तो यहाँ से 15 भैनिष्ठ संख्या आ रही है, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 150, काट दो, 15 से 15 गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 15 आ गया। पहली समीकरण ये आपकी बन गई। दोबारा से रिपीट करती हूँ, थोड़ा ध्यान समझना। मैम हमने क्या करा, AB का मान निकाला AC माइनस BC, क्योंकि हमें दूरी तो नहीं पता है किसी की भी, बस AB की दूरी पता थी, तो हमें
इसकी गति और समय तो पता है, ठीक है, तो हमने गति को x माना था, समय हमारा 15 घंटे, इसकी गति y है, इसका 15 घंटे, 15 उभयनिष्ठ संख्या आ गई, पहली समीकरण बन गई। अब क्या बोला गया, यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ऐसे चल रहे भाई एक दूसरे की तरफ, तो वो कितने घंटे बाद मिलते हैं, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अब सीन क्या हो रहा है कि मैम वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे A है, ये आपका B है, ठीक है, यहाँ पे वो कहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ पे C पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AC प्लस BC, AC प्लस BC करते हैं, तो मैम क्या आएगा आपके पास, AB आएगा कि नहीं आएगा, AB आएगा कि नहीं आएगा। AB की दूरी बेटा कितनी है, 150 है, फिर से वही यहाँ पे दूरी की जगह हम क्या लगाएंगे, S इंटू में T, NC इंटू में T, S कितना है, x है मैम, टाइम कितना है आपकी बार, समय कितना लग रहा है, 1 घंटे, 1 घंटे, ये आ गया 150, ये आ गया x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 150। मैम दोनों की दोनों समीकरण आ गई है, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। था बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे जो प्रश्न थे वो सॉल्व कर लिए हैं। अब भाई जितने क्वेश्चन कराए वो मैंने कराए, अब आपको चाहिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन जिसकी आप प्रैक्टिस कर सको, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन हो गई, केस स्टडी हो गया, सोर्स बेस्ड हो गए, 2-3 मार्क, 5 मार्क, मैप वर्क, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रिक्स भी कुछ चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंट करना है पेपर को, वो भी चाहिए। तो यार उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, उसमें हमने सब कुछ करा रखा है। वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए, साइंस के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, एसएसटी के लिए भी है, सब कुछ करा रखा है। जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर एक तरीके के अलग अलग वीडियोस हैं, वीडियो सॉल्यूशन है, विद आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक में हमने उसमें बता रखा है, एमसीक्यू क्वेश्चन अलग करा रखे हैं, मिक्सअप कुछ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन अलग हैं, 2-3 मार्क वाले अलग हैं, 5 मार्क वाले अलग है, केस स्टडी अलग है, असर्शन रीजन अलग है, हर एक चीज करा रखे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। ट्रिक के साथ बता रखा है कि क्या क्या ट्रिक लग सकती है, अगर लॉन्ग मेथड से उसी क्वेश्चन को करना है तो कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है पेपर में जाके। तो दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के लिए, अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाके यार अभी परचेज कर लो, क्योंकि बहुत जरूरत है आपको उस चीज की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।